हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय एमसीक्यू सेशन। आज के एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और आज के एमसीक्यूज में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पैथोलॉजी और उनके साइंस के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही अटेंटिवली इस सेशन को सुनना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं अपने। Question number 1 is in nephrogram one sees A is renal capillaries, B is renal pelvis, C is only renal cortex and D is collecting tubules. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रोग्राम का हम यूज करते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को देखने के लिए। Question number 2 is the characteristic X-ray feature of Pancoast tumor is A is coin shadow, B is apical consolidation, C is apical mass lesion with erosion of neck of first and second ribs, and D is hilar mass. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज एपिकल मास लीजन विद इरोजन ऑफ नेक ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो पैनकोस ट्यूमर है उसका एक्सरे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो देखो जो पैनकोस ट्यूमर है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो जो पैनकोस ट्यूमर है वो बेसिकली लंग कैंसर होता है और एक स्पेसिफिक लंग कैंसर है। तो उसमें क्या होता है कि जो एपेक्स होता है लंग का, उसकी जो एपिकल चेस्ट वॉल होती है वहां से अगर ट्यूमर अराइज हो रहा है तो उसको हम पैनकोस ट्यूमर कहते हैं। तो देखो उसका करेक्टरिस्टिक एक्सरे फीचर क्या होता है कि एक्सरे में जो पैनकोस ट्यूमर है उसमें एक तो जो एपिकल मास लीजन है वो हमें दिखाई देगा डेफिनेटली। अगर जो एपेक्स होता है उसकी जब एपिकल चेस्ट वॉल को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो वहां पे लीजन भी आएगा। तो एक्सरे में हमें एक तो वो दिखाई देता है और साथ में जो फर्स्ट और सेकंड रिब्स हैं उसकी इरोजन भी, मतलब कि वो कुछ ना कुछ खराब होना शुरू हो जाती है। जो बोन है फर्स्ट और सेकंड वो भी खराब होना शुरू हो जाती है पैनकोस ट्यूमर में। ये देखो ये इमेज पैनकोस ट्यूमर की है। इसमें अगर आप ऊपर वाली साइड देखोगे तो ये होता है अपेक्स ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे आपको पी करके दिखाई दे रहा होगा, तो ये है पैनकोस ट्यूमर जो कि क्वाइन शेडो की फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए पैनकोस ट्यूमर इज ए ट्यूमर ऑफ द अपेक्स ऑफ द लंग्स। तो जो पैनकोस ट्यूमर है वो ट्यूमर है जो अपेक्स होता है लंग का उसका, और ये दोनों ही साइड प्रेजेंट हो सकता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टॉप ऑफ द लंग्स। और ये कई बार जैसे रिब्स हो गए और वर्टेब्रा हो गए, जो नियर बाय रिब्स और वर्टेब्रास है वहां पे भी स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से जो पैनकोस ट्यूमर है, एक तो ये बात याद रखना कि वो तो एपेक्स होता है लंग्स का वहां पे फॉर्म होता है, और साथ में उसकी जो कैसे हम देख सकते हैं तो वो क्वाइन शेडो की फॉर्म में होता है। Question number 3 is hydrocephalus in children first seen is sutural diastasis, B is post-glenoid erosion, C is large head and D is thinned out bald. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज पोस्ट ग्लिनोइड इरोजन। तो जो हाइड्रोसेफेलस नाम की डिजीज है वो चिल्ड्रन में हमें किस स्थान पर दिखाई देती है या कैसे हमें पता चलता है कि उस पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस नाम की डिजीज हो रखी है। तो अगर जो पोस्ट क्लिनोइड प्रोसेस होती है अगर वहां पे अगर इरोजन हो रखा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस डिजीज हो रखी है। अब देखो एक बार हाइड्रोसेफेलस का मतलब समझ लेते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस डिजीज में बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रेन की कैविटीज होती हैं उसमें फ्लूइड भर जाता है। ये देखो ये हाइड्रोसेफेलस की इमेज आपको दी गई है। हाइड्रोसेफेलस में बेसिकली जो कैविटीज होती हैं वहां पे फ्लूइड भर जाता है जो कि कॉज करता है डेवलपमेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स को। Question number 4 is the following is not true of MRI. A is presence of hydrogen ions. B is superior to CT scan for bone scanning. C is blood vessels visualized without contrast, and D is none of the above.
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है एमआरआई के लिए। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट है एमआरआई के लिए। एक तो जो एमआरआई है वो हाइड्रोजन आयंस को यूज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि जब हम बोन स्कैनिंग के लिए हम ज़्यादा अच्छा एमआरआई को मानते हैं एज कम्पेयर टू सीटी स्कैन, तो इस वजह से सुपीरियर है सीटी स्कैन से फॉर दी बोन स्कैनिंग। सी ऑप्शन में देखो क्या बोला गया है कि ब्लड वेसल्स विजुलाइज विदाउट कॉन्ट्रास्ट। अब देखो सिटी में हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है जब हमने ब्लड वेसल्स का स्कैन करना होता है, पर एमआरआई में हमें कंट्रास्ट के बिना ही बहुत अच्छा स्कैन मिल जाता है ब्लड वेसल्स का। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द प्लेन फिल्म ऑफ द एब्डोमेन स्मॉल बबल obstruction can be diagnosed by a central location whose valvulae conniventis can be made out sees in the erect film air fluid levels and is all of the above। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम एब्डोमेन का प्लेन फिल्म स्कैन करते हैं तो उसमें जो स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन नाम की डिजीजेस है वो कैसे डायग्नोस हो सकती है। तो पहले तो जो प्लेन फिल्म है उसमें एक तो सेंट्रल लोकेशन देखनी है, दूसरा देखना आपने बेल्वुलाई कॉनिवेंटस, अगर वो आपको दिखाई दे रहे हैं तब, और इसके बाद इनडायरेक्ट फिल्म, ये देखो ये प्लेन फिल्म ऑफ एब्डोमेन दी गई है जिसमें आपको वोवल ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। अब देखो हम ये कैसे चेक करेंगे, जैसे जितने भी जो 3 फीचर हमने पढ़े वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो पहली बात तो ये सेंट्रल लोकेशन पर होता है, जैसे यहाँ पे आपको एयर दिखाई दे रही होगी, साथ में जो एयर फ्लूइड लेवल है हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टिनल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है। साथ ही साथ वहां पे डिस्टेंटेड बोवल लूप्स भी प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से आप ये देख सकते हो। Question number 3 is in a case of renal failure with total anuria, ultrasound was found to be normal. Next line of investigation is retrograde pylography, B is IVP, C is anterograde pylography, and D is DTPA renogram। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज IVP। IVP की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस पाइलोग्राम। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा बोला गया है कि जो रीनल फेलियर के दौरान अगर रीनल फेलियर का केस आ रहा है और हम उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवा के देखा है तो वो अगर नॉर्मल आया है तो हमें नेक्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, मतलब कि जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम कौन से करेंगे रीनल फेलियर के केस में, तो वो हम करेंगे IVP, दैट इज intravenous pyelogram। Question number 7 is which of the following is the best test for screening a case of proximal internal carotid artery stenosis? A option है digital subtraction angiography, B is magnetic resonance angiography, C is color Doppler ultrasonography and D is CT angiography। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रोक्सिमल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस के लिए हम कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट यूज करते हैं, तो हम वहां पे कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। याद रखना कि जो प्रोक्सिमल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस है उस केस में हम कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। देखो यहाँ पे आपको कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की इमेज दी गई है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंट्राक्रेनियल आर्टरी स्टेनोसिस दिखाई दे रही होगी। तो जो कलर डॉपलर सोनोग्राफी है वो इस तरह से होती है, उसकी जो इमेज है वो इस तरह से होती है। Question number 8 is obliteration of left heart border in PA chest X-ray is suggestive of A is lingular pathology, B is left upper lobe lesion, C is left hilar lymph node and D is left lower lobe lesion। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लिंगुलर पैथोलॉजी।
इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अगर हम पीए चेस्ट एक्सरे का स्कैन निकालते हैं तो उस स्कैन में जब हम उसकी इमेज देखते हैं तो अगर वहां पे जो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है वो खराब हो रखा है या अच्छा मतलब कि जो नॉर्मल है उससे बिल्कुल हटके आया है तो वहां पे कौन सा डिजीज हो सकता है, तो वो हो सकता है लिंगुलर पैथोलॉजी। याद रखना है पीए चेस्ट एक्सरे में अगर लेफ्ट हार्ट बॉर्डर में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पे लिंगुलर पैथोलॉजी होगी। ये देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था, ऑब्लिटरेशन ऑफ लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है या किसका साइन है, वो है लिंगुलर पैथोलॉजी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है उसकी ऑब्लिटरेशन हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 is Hyler dance form fluoroscopy is seen in A is EST, B is TOF, C is BST and D is TGB। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज एएसटी। एएसटी की फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो हाइलर डांस है फ्लोरोस्कोपी में वो हमें किस केस में दिखाई देता है, तो वो हमें एएसटी के केस में दिखाई देता है। इसका मतलब है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट के केस में हमें ये चीज दिखाई देती है। अब देखो हाइलर डांस को एक बार समझ लेते हैं। तो हाइलर डांस बेसिकली लंग्स में होता है और स्पेसिफिकली जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं लंग्स की उसकी जो डिस्टेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि उसकी जो लेयर्स है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उस वजह से वो उसको हम टर्म दे देते हैं हाइलर डांस। तो अगर हमें फ्लोरोस्कोपी में वो दिख रही है तो वहां पे जो डिजीजेस होगी वो होगा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। Question number 10 is radiologically appreciable earlier sign of osteomyelitis is A is loss of muscle and fat planes, B is periosteal reaction, C is callus formation and D is presence of sequestrum। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज लॉस ऑफ मसल एंड फैट प्लेन्स। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओस्टियोमाइलाइटिस है उसका पहला रेडियोलॉजिकली साइन क्या हो सकता है, मतलब अगर हम उसका एक्सरे कर रहे हैं तो जो ओस्टियोमाइलाइटिस का पहला साइन क्या होगा, तो वो होगा लॉस ऑफ मसल एंड फैट प्लेन्स। ये देखो यहाँ पे आपको ओस्टियोमाइलाइटिस की इमेजेस दी गई हैं जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो अर्लियर साइन है वो दिखाई दे रहा होगा कि कैसे वो जो प्लेन्स हैं, जो फैट प्लेन्स है उनको वो लीव कर देती है बोन्स। ये देखो कैसे वो मसल और फैट प्लेन को छोड़ देती है। Question number 11 is newborn chest X-ray with respiratory distress shows multiple air-containing lesions in left hemithorax and mid-astral shift is suggestive of A is neonatal emphysema, B is diaphragmatic hernia, C is pneumococcal and D is congenital lung cyst। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज डायफ्रेगमेटिक हर्निया। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जब हम किसी बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जब हम चेस्ट एक्सरे करें और उसमें अगर हमें मल्टीपल एयर कंटेनिंग लीजन दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हेमिथोरेक्स वाली साइड और साथ में मिड एस्टर्नल शिफ्ट भी हमें दिखाई दे रही है सेम एक्सरे सेम एक्सरे फिल्म में, तो वो किस चीज का साइन होगा, तो वो होगा डायफ्रेगमेटिक हर्निया का साइन। ये देखो ये डायफ्रेगमेटिक हर्निया की इमेज दी गई है जिसमें आप ये देखो जो मिड एस्टर्नल शिफ्ट है वो किस तरह से हो रखा है, तो वो लेफ्ट टू राइट हो रखा है। ये देखो यहाँ से देखो आप किस तरह से जो मिड एस्टर्नल शिफ्ट है वो हो रखी है। Question number 12 is bull's eye lesion in ultrasonography is seen in A is intestinal interception, B is aspergillosis, C is porotrichosis and D is cryptococcosis। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज इंटेस्टिनल इंटरसेप्शन। तो जो बुल्स आई लीजन है अल्ट्रासोनोग्राफी में वो आपको इंटेस्टिनल इंटरसेप्शन डिजीज में दिखाई देता है। ये देखो ये इंटरसेप्शन की अल्ट्रासोनोग्राफी की इमेज है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो
कि यहाँ पे आपको बुल्स आई साइन दिखाई दे रहा है। अब ये जो बुल्स आई साइन है उसको एक बार समझ लेते हैं। जो ये ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं हाइपोइकोइक एडिमेटस आउटर लूप ऑफ बबल, और जो ये जो वाइट एरिया है उसको हम कहते हैं हाइपर इकोइक कंप्रेस्ड लूप ऑफ बबल टेलीस्कोपिंग विद इन। तो वहां पे जो ब्लैक ब्लैक वाला है वो हाइपो इकोइक है, और जो वाइट वाइट वाला है वो हाइपर इकोइक है। तो ये चीज याद रखना। अब ये देखो यहाँ पे हमने हाइपो इकोइक और हाइपर इकोइक क्यों कहा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्ट्रासाउंड है वो इको के बेस पर बेसिकली चलता है, कि हम यहाँ से उसको जो साउंड देते हैं उसके बाद वो चीज रिफ्लेक्ट होके आती है हमें। तो अगर हाइपो इकोइक है इसका मतलब है कि उसने उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसने ज्यादा इको सेंड नहीं की है। अगर हाइपर इकोइक की बात करें तो उसने बहुत ज्यादा इको सेंड की है। तो जो बीच वाला पोर्शन है वो हाइपर इकोइक है, और जो उसके साइड वाला पोर्शन जो कि ब्लैक कलर का है वो हाइपो इकोइक है। Question number 13 is the most common cause of spontaneous pneumothorax is rupture of subpleural blebs, B is pulmonary tuberculosis, C is bronchial adenoma, and D is bronchogenic carcinoma. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज रप्चर ऑफ सबप्लूरल ब्लैब्स। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है। तो वो होता है रप्चर ऑफ सब प्लूरल ब्लैब्स। अब देखो सब प्लूरल ब्लैब्स का क्या मतलब, एक्चुअली जो ब्लैब्स होते हैं उसका मतलब होता है स्किन, मतलब कि बहुत ही स्किन मतलब बहुत ही थिन स्किन होगी। तो अगर वहां जो सब प्लूरल ब्लैब्स है अगर उसका रप्चर हो जाए, उसकी ब्रेकेज हो जाए, तो वहां पे जो पेशेंट है उसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। ये देखो इस स्लाइड में आपको एक सिटी की इमेज दी गई है, वो भी एक्सियल, और एक नॉर्मल इमेज आपको दी गई है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की। अब देखो सिटी की इमेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एपिकल ब्लैब्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है, सब प्लूरल एपिकल ब्लैब्स जो कि रप्चर हो जाते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में। अब प्लेन इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो रप्चर है मतलब कि जो ब्रेकेज है वो एपिकल ब्लैब्स में दिखाई दे रही होगी, जो कि साइन है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का। क्वेश्चन नंबर 14 is best diagnostic procedure in acute pancreatitis is A is CT scan, B is ultrasound, C is MRI, and D is PIPIDA scan. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सिटी स्कैन। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हमने एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को देखना है तो कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बेस्ट है, तो वो है सिटी स्कैन। अब देखो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को समझते हैं, तो देखो यहाँ पे भी आइटिस लगा है किसी भी वर्ड के पीछे, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन पैनक्रियास की हो रखी है तो उसको देखने के लिए या उसको अच्छे से देखने के लिए हम सीटी स्कैन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 is isotope used in myocardial perfusion scan is A is technetium, B is thallium, C is stannous pyrophosphate, and D is gallium. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज थैलियम। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, तो हम मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन के लिए थैलियम का यूज करते हैं। चलिए फिर आज का सेशन तो यहीं पे एंड होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।